नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन वृद्धि की एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मिनिमम पेंशन वृद्धि को लेकर के तो आपको लगातार अपडेट दिए जा रहे हैं। दोस्तों, वहीं हायर पेंशन की बात की जाए तो हायर पेंशन के बारे में भी श्रम मंत्री जी ने बैठक कर हायर पेंशन के मुद्दे को जल्द से जल्द हल कराने का दिशा निर्देश जारी किया है। दोस्तों, इस जल्दबाजी के चक्कर में ईपीएफओ बड़े खेल कर रहा है। कुछ जानकारों का कहना है कि ईपीएफओ अपने सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसा सेटिंग किया है कि सितंबर 2014 के पहले वाले की एप्लीकेशन अपने आप रिजेक्ट हो जा रही है। दोस्तों, जिसके बारे में आप अपने ईपीएफओ के वेबसाइट पर जाकर ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस फॉर पेंशन ऑन हायर वेजेज इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। सितंबर 2014 के बाद वाले एप्लीकेशन एम्प्लॉयर की तरफ से पेंडिंग दिखा रहा है। फाइनली उन्हें भी अब रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। 31 जनवरी को के लिए जो मैसेज आया है उसके बाद वाली एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों, पिछले संसद का जो सत्र चला था उसमें सांसदों ने ईपीएफओ के ऊपर आरोप लगाया था कि 2 वर्ष में 17 लाख एप्लीकेशन में से मात्र 17,000 एप्लीकेशन पर ही फैसला लिया गया है। The Supreme Court has given the full-fledged judgment, and by that judgment, the employees are entitled for the higher pension under the Employees Provident Pension Scheme. Sir, even after 2 years, that is lapse of 2 years, so far 1% of the total persons who have given the application has got only higher pension in the state of Kerala. Only 2% has got this pension. This is a media reports. Sir, you may kindly see that the total number of applications which have already submitted till August 7, 2024 is so far 17,48,775 applications were given. Only the EPFO has given the higher pension only for 8,401. So kindly see that even after 2 years, the Supreme Court judgment, the Employees Provident Fund organization is taking a very negative attitude towards the workers, not giving the higher pension. So my submission is higher pension has to be given at the earliest. And regarding the calculation of the pension also, a new method of calculation has been taken into, that is pro rata basis of allocation. That is pension 1/9/2000 before 1/9/2014 and after 1/9/2014, pensionable salary as well as pensionable salary and the average wages, that has been divided into 2 parts. Sir, it is against the act, it is against the scheme and it is against all norms. So that has इस सत्र में आप देखिएगा। अब 2025 में होने वाले नए संसद सत्र में बता दिया जाएगा कि 15 से 16 लाख एप्लीकेशन पर फैसला आ गया है, लेकिन यह नहीं बताया जाएगा कि ज़्यादातर एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है। अब पेंशनर अपने आप को ठगा सा महसूस करेंगे। हायर पेंशन का काम प्रो रोटा बेस पर किया जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत है। जो कंडीशन लगाई गई है यह आपत्तिजनक है। एनएससी टीम की तरफ से नेशनल लीगल सलाहकार काबिज डांगे जी, जो कि एक वरिष्ठ वकील हैं, वे विरोध जताते हुए वे ईपीएफओ को लगातार पत्र भी भेज रहे हैं हायर पेंशन को लेकर के। आइए आपको सुनाते हैं काबिज डांगे जी ने क्या कुछ किया है ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर के। कि पुणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो 129 पेंशनर्स हैं, उन्होंने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल किया था वो सभी एप्लीकेशंस वो रिजेक्ट हुए हैं। और रिजेक्ट करते वक्त ईपीएफओ ने ऐसा लिखा है कि वेज डिटेल्स नॉट फर्निश्ड फॉर द एंटायर सर्विस पीरियड फ्रॉम 16/11/95। दूसरा ऐसा है कि वेज डिटेल्स डू नॉट मैच विद द ऑफिस रिकॉर्ड, क्योंकि ये जो है पुणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी ये अनएग्जम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट में आता है और इनका प्रोविडेंट फंड जो है वो पूरा प्रोविडेंट फंड उस दिल्ली के सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा होता है। इसलिए इनके वेज डिटेल्स की इंफॉर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है
और उन्होंने ऐसा बोला है कि हमारे पास जो डाटा है उस हिसाब से आपने जो वेज डिटेल दिए है वो मैच नहीं होते हैं। तो कंट्रीब्यूशन जो है प्रोविडेंट फंड का वो कौन से सैलरी पर यानी बेसिक प्लस डीए, एक्चुअल बेसिक प्लस डीए पर गया है, क्या सीलिंग लिमिट पर गया है, वो देखना इसमें जरूर है। ये जो कंप्लायंस पूछे है वो कंप्लायंस का अगर उत्तर सेटिस्फैक्टरी रहेगा तो उनको हायर पेंशन मिलेगी, अन्यथा वो हायर पेंशन से वंचित रहेंगे। इसलिए मेरी गुजारिश उनसे है कि वो पूरा मैटर जो है वो इंस्पेक्ट करें, एम्प्लॉयर से वार्तालाप कीजिए और एम्प्लॉयर से वार्तालाप करके इसमें सॉल्यूशन कैसा मिल सकता है उसके बारे में जानकारी अगर लिया तो बड़ी अच्छी बात है। दूसरी बात ऐसी है कि अभी हाल ही में इन्होंने ईपीएफओ ने एक 17/1/2025 को सेंट्रल ईपीएफओ ने डिओ लेटर लिखा है सभी रीजनल ऑफिसर्स को और जोनल ऑफिसर्स को कि ये जो हायर पेंशन का मामला है उसको जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए आपने प्रायोरिटी पर सब एक्शन लेना चाहिए और उनको हायर पेंशन के लिए डिमांड लेटर भेजना चाहिए और ये सब फाइनलाइज करना चाहिए, ऐसा डिओ लेटर लिखा। उसके ऊपर राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने उनको धन्यवाद दिया और एक लेटर भी लिखा है कि आप जो एक्शन ले रहे हैं बड़ी अच्छी बात है और आपने जल्द से जल्द ये सब हायर पेंशन का निपटारा करना चाहिए। उसके बाद में 18 जनवरी 2025 को ईपीएफओ ने कुछ क्लैरिफिकेशन निकाला है, उसके ऊपर भी राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने उसका रिप्लाई दिया है। उसमें पहला है कि पेंशन कंप्यूटेशन ऑन प्रो राटा बेसिस, उसके ऊपर हमने प्रो राटा बेसिस पर नहीं करना चाहिए, ऐसा विरोध किया है कि प्रो राटा बेसिस जो है 60 महीने का जो एवरेज सैलरी है वो 1/9/14 के बाद में अमेंडमेंट किया है, इसलिए प्रो राटा जो बेसिस है 60 महीने का एवरेज जो है वो 1/9/14 के बाद में जब लोग रिटायर्ड होते हैं उसी पीरियड से 1/9/14 के से रिटायरमेंट की डेट तक 60 महीने का एवरेज रखना चाहिए, ऐसा हमने उसमें लिखा है। लेकिन ईपीएफओ फर्म है कि 3 टाइप का यह हायर पेंशन कैलकुलेट हो जाएगा। एक तो 16/11/95 के पहले जो भी लगे हैं उनका 15/11/95 तक उनको पास सर्विस बेनिफिट मिलेगा। 16/11/95 से 31/8/14 तक 60 महीने का एवरेज कंसीडर करके उनका पेंशनेबल सैलरी निकलेगा और उस हिसाब से पेंशनेबल सैलरी इनटू पेंशनेबल सर्विस डिवाइडेड बाय 70, इस हिसाब से उनको पेंशन मिलेगा। उसके बाद में 2 महीने का अपना 2 साल का जो बोनस है उस हिसाब से 31/8/14 के जो 60 महीने का एवरेज पेंशनेबल सैलरी निकलेगी, उसके ऊपर वो 2 साल का जो वेटेज है या बोनस अपन कहलाएंगे तो पेंशनेबल सैलरी इनटू 7th पेंशनेबल सर्विस दैट इज 730 days डिवाइडेड बाय 70, इस हिसाब से ये बोनस मिलेगा। और उसके बाद में 1/9/14 टू योर डेट ऑफ रिटायरमेंट, ये तीसरा हायर पेंशन का कैलकुलेशन करेंगे, उसमें भी 60 महीने का एवरेज सैलरी रहेगा। तो इसमें जो भी 60 महीने का एवरेज सैलरी है और जो भी आपका उस महीने में मैक्सिमम सैलरी होगा तो जो लेस रहेगा वो उसमें पेंशनेबल सैलरी करके कंसीडर करने वाले हैं। तो हमने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया है कि ये जो आप प्रो राटा बेसिस पर कैलकुलेशन जो कर रहे हैं वो गलत है। आपने 1/9/14 के पहले 12 मंथ का एवरेज करना चाहिए और 1/9/14 के बाद में जब आप 60 मंथ का एवरेज करेंगे तो 1/9/14 से रिटायरमेंट तक जितने भी साल होते हैं उस हिसाब से उतने जितने भी महीने होते हैं उस हिसाब से उसका जो है
पेंशनेबल सैलरी, एवरेज पेंशनेबल सैलरी 60 मंथ के हिसाब से निकालना चाहिए। ये पहला क्लैरिफिकेशन का उत्तर हमने दिया है। दूसरा क्लैरिफिकेशन थी कि एलिजिबिलिटी बेस्ड ऑन ट्रस्ट रूल्स। अभी ये ट्रस्ट रूल का जो भी कुछ उन्होंने फ्रेम किया है, जो एग्जम्प्टेड ट्रस्ट है, अनएग्जम्प्टेड का तो सवाल नहीं, लेकिन एग्जम्प्टेड जो ट्रस्ट है उनके जो रूल्स है उस रूल्स में ऐसा होना चाहिए कि उसमें बेसिक प्लस डीए का जो कंट्रीब्यूशन है 12% सीपीएफ कंट्रीब्यूशन, वो हायर बेसिक प्लस डीए जो सीलिंग लिमिट के ऊपर है उसके ऊपर गया है या नहीं है, ये सब उसमें सेंट्रल अपने सीपीएफ ट्रस्टी के रूल्स में होना चाहिए या ट्रस्ट रूल्स में ये सब बातें होनी चाहिए, ताकि ये पेंशनर्स जो है वो हायर पेंशन के लिए एलिजिबल रहेंगे, यानी पेंशन ऑन हायर वेजेस के लिए ये सब लोग एलिजिबल रहेंगे। तो ट्रस्ट रूल्स जो है वो उनके इम्पोर्टेंस है। उसमें ट्रस्ट रूल्स में क्या देखना है वो आपको सब देखना पड़ेगा, और उसका आपका जो सीपीएफ है बेसिक प्लस डीए के 12% गया है या नहीं है, ताकि वो सीलिंग लिमिट के ऊपर रहना चाहिए, यानी बेसिक प्लस डीए शुड बी मोर देन द सीलिंग लिमिट ऑफ 5,000, 6,500 या अभी 15,000 इस हिसाब से। तो ये सेकंड क्लैरिफिकेशन का भी हमने उनको जवाब दिया है। और तीसरा इम्पोर्टेंट है कि नेटिंग ऑफ पीओएचडब्ल्यू यानी पेंशन ऑन हायर वेजेस, इसका जो कनेक्शन है या फिर इसको जो एडजस्टमेंट करना है वो एरियर से, वो उन्होंने नकार दिया है, यानी आपको पहले ड्यूज भरना पड़ेगा, उसके बाद में ही आपको एरियर्स मिलेगा। जब आपके पास डिमांड लेटर आएगा, वो डिमांड लेटर आपको पहले भरना पड़ेगा, और उसके बाद में फिर जो भी एरियर्स है आपके डेट ऑफ रिटायरमेंट से अब तक, वो एरियर्स का वो कैलकुलेट करेंगे और आपको देंगे। तो हमने रिप्लाई में लिखा है कि ये जो दोनों बातें हैं ये इंटरमिक्स करना चाहिए। वो जो ड्यूज है, ड्यूज का एडजस्टमेंट एरियर से करना चाहिए, और जो भी कुछ प्लस माइनस है वो पेंशनर भरेगा या फिर अपना जो ईपीएफओ है वो अपर देगा, उस हिसाब से एडजस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन उनकी अभी तैयारी नहीं है। उन्होंने ऐसा बोला है कि पहले आप ड्यूज भरो और उसके बाद में फिर एरियर्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो उसमें उन्होंने रीजन जो दिया है वो रीजन दिया है इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स के बारे में उनका ऐसा कहना है कि रिटायरमेंट के बाद में जो भी एरियर्स कैलकुलेट होगा वो उस हिसाब से टैक्स डिडक्शन एट सोर्स रहेगा, तो इसके ऊपर इनकम टैक्स बैठेगा। तो हमने उसमें ऐसा लिखा है पत्र में, उनसे बात भी हुई है ईपीएफओ से, कि ये जो इनकम टैक्स की स्लैब है वो हर एक साल अलग अलग रहती है। तो उस हिसाब से स्टैंडर्ड डिडक्शन और इनकम टैक्स एग्जम्पशन जो भी लिमिट है वो अलग अलग हर एक साल रहती आई है, इसलिए उसके ऊपर इनकम टैक्स बैठेगा नहीं। और अगर समझो बैठेगा तो उसमें बाइफर्केशन यानी रिटायरमेंट के बाद में हर एक साल में हर जो भी इनकम है उसको बाइफर्केट कर सकते हैं, उसमें प्रोविजन इनकम टैक्स एक्ट में। तो उस हिसाब से अपने को बाइफर्केशन किया तो इनकम टैक्स नहीं बैठेगा, और बैठेगा तो भी बहुत कम बैठेगा। तो इस हिसाब से हमने उनको रिप्लाई दिया है, और उनको एरियर्स और ये जो ड्यूज है उनका बुक एडजस्टमेंट करके जो भी कुछ पैसा पेंशनर्स को भरना है तो भरेंगे, और नहीं तो फिर ईपीएफओ उस पेंशनर को वापस देगा। ऐसा 2-3 क्लैरिफिकेशन है, और उन्होंने डीओ लेटर ऑलरेडी लिखा है कि ये हायर पेंशन के बारे में
जल्द से जल्द उसको निपटारा करो और ये सब बातें जो है वो जल्दी से जल्दी आप स्पीडी फॉलो करके इसको फाइनलाइज करो। तो अभी हायर पेंशन के बारे में जो भी कुछ है वो जल्दी से जल्दी निपटारा हो जाएगा। इसलिए जो पेंशनर्स है जिनके एम्प्लॉयर को कंप्लायंस करने के लिए बोला गया है, उस एम्प्लॉयर से आपने कांटेक्ट करके ये सब चीज़ें जो कंप्लायंस करना है वो सब चीज़ें जल्द से जल्द करना चाहिए, ताकि आपको जल्द से जल्द डिमांड लेटर मिले। अगर हमारा कहना उन्होंने मान लिया, यानी EPS 95 संगठित समिति का, कि ये बुक एडजस्टमेंट करो, तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर बर्डन कम आएगा। नहीं तो आपको ये सब जो है ये बर्डन यानी आपको ड्यूज जो है वो आपके 16/11/95 से रिटायरमेंट तक वो भरना पड़ेगा। जो भी इंटरेस्ट है वो भी इंटरेस्ट उस वक्त लेवी होगा। तो ये सब बातें हायर पेंशन के लिए हैं और मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आपने एम्प्लॉयर से बात करके अगर उसमें कुछ कंप्लायंस करना है तो जल्द से जल्द कंप्लायंस करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। और यही मेरा जो संवाद आपसे है यही ख़त्म करता हूं। तो दोस्तों, आपने सुना कि हायर पेंशन को लेकर के काबिज डांगे जी ने क्या कुछ किया है, क्या कुछ भेजा है। दोस्तों, यह वीडियो या जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे। इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।